नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज दक्षिण भारत का इतिहास भाग द्वितीय। एक भाग मैंने आपको पहले करवा दिया था जो संगम काल से रिलेटेड था, और संगम काल के अंतर्गत दोस्तों मैंने 3 वंश करवाए थे उसमें, जिसमें एक चोल वंश था, चेर वंश था और पांड्य वंश था, और उसकी मैप के थ्रू स्थिति भी आपको बता दी थी कि वो कहाँ कहाँ पे पनपे थे और उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। दोस्तों, आज दक्षिण भारत के इतिहास के क्रम में दूसरा वीडियो मैं लेके आया हूं जो भाग द्वितीय होगा। हो सकता है कि इसका एक वीडियो और आए, तो आप हमेशा मेरे साथ चैनल पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में कई वंशों का उदय हुआ। तो दक्षिण भारत में जो 500 से और 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत में जो वंश थे वो आए और गए, इस प्रकार से उनका एक क्रम चलता रहा। तो मोटा मोटा जो कालक्रम माना जाता है वो 500 से और 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मैप से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये भारत के निचले हिस्से का मैप है जिसको हम दक्षिण में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको राष्ट्रकूट दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वातापी के चालुक्य आपको दिखाई देते हैं, इनको बादामी के चालुक्य भी बोलते हैं। उसके बाद ये चोल वंश, चोल जो साम्राज्य था वो यहाँ पे पनपा था। उसके बाद जो पल्लव साम्राज्य वो यहाँ पे था, और जो वेंगी के चालुक्य थे वो यहाँ पे पनपे थे। उसके ऊपर एक और बच जाता है जो कल्याणी के चालुक्य थे। जो कल्याणी के चालुक्य थे वो यहाँ पे पनपे थे। तो अगर मैप पे आप एक बार इनकी स्थिति के बारे में अगर पता कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो चालुक्य वंश देख रहे होंगे वो 3 जगह पनपा था। एक तो वातापी के चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य थे, और ऊपर कल्याणी के चालुक्य। ये दोस्तों वातापी, वेंगी और कल्याणी ये जगह के नाम थे, चालुक्य ही वंश थे यहाँ पे। उसके अलावा 3 वंश और बचते हैं जिसमें पल्लव है, चोल है और राष्ट्रकूट है। तो इस प्रकार आप इसको मैप को आराम से याद रख सकते हैं। चलो दोस्तों, अगली स्लाइड पे देखते हैं। अब इसके जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट होंगे वो आज मैं आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक या फिर डायरी में कहीं इसकी एंट्री बना ले और भविष्य में इसको रिवीजन करते रहें, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अभी वंश का क्रम क्या था, अब कौन कौन से वंश आए, जिसमें पहला था पल्लव, फिर वातापी चालुक्य व वेंगी चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य और चोल। ये इतने वंश थे जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो 6 मैंने आपको मैप में बताए थे, उनकी स्थिति एक बार अपने दिमाग में आप उसको रख लेंगे। और हमेशा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर मैप देख के अगर कोई चीज़ याद करोगे तो वो मैं बाय गॉड आपको बताता हूँ कि वो हमेशा के लिए लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेगी। लॉन्ग टाइम पे आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने मैप करवाया था पिछली स्लाइड में, उस मैप को आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर उस मैप में इन वंशों की स्थिति को जान लो, फिर आपको ये वंश आराम से समझ में आएंगे। चलो दोस्तों, अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो सबसे पहला वंश कौन था? पल्लव वंश। ठीक है दोस्तों, अब पल्लव वंश के बारे में यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए, उनकी राजधानी क्या थी, संस्थापक कौन थे, क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे। जो पहला बिंदु है ये संस्थापक के बारे में है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु संस्थापक थे। कब संस्थापक बने थे? 575 ईस्वी में। एडी को ईस्वी बोलते हैं, तो 575 ईस्वी में जो सिंह विष्णु थे वो पल्लव वंश के संस्थापक बने थे। उनकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी दोस्तों कांचीपुरम, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये अगर मोटा मोटा देखा जाए तो जो तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई है, उस चेन्नई से थोड़ा सा साइड में 50 से 60 किलोमीटर दूर साइड में कांचीपुरम पड़ता है, जिसको पहले कांची भी बोलते थे। तो ये कांचीपुरम है, और ये कांचीपुरम इन पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रख लेंगे, राजधानी से और संस्थापक से
बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप हमेशा इनको याद कर लेंगे। सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा को कावेरी नदी तक विस्तृत कर लिया था। ठीक है दोस्तों, जो ये सिंह विष्णु थे, ये सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की स्थिति को कावेरी नदी तक। अब कावेरी नदी के बारे में अगर आप थोड़ा ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो आपको कावेरी नदी की जो स्थिति है वो समझ में आ जाएगी। कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो विवाद चला रहता है हमेशा, तो वही ये कावेरी नदी है। तो इस कावेरी नदी की स्थिति आप देख लेंगे, वहां तक सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और उसके बाद जो मैंने मैप दिया है, उस मैप में इस पल्लव वंश का आप एक डायग्राम अपने दिमाग में बना लेंगे कि पल्लव वंश हाँ कहाँ पे पनपा था, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसने मामलापुरम में आदिवराह गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ये सिंह विष्णु ने करवाया था। हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मामलापुरम में आदिवराह गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो वो सिंह विष्णु ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी थे, जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये भारवी के बारे में यहाँ पे मैंने ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये भारवी थे, ये सिंह विष्णु के दरबारी थे जिन्होंने किरातार्जुनियम की रचना की थी। किरातार्जुनियम की रचना की थी, तो परीक्षा में किरातार्जुनियम को लेके प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किरातार्जुनियम के लेखक भारवी थे, जो किसके दरबार में रहते थे, तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा इसलिए। अब यहाँ पे इनके शासकों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से शासक इनके हुए थे। अब यहाँ से सबसे पहले नरसिंह वर्मन प्रथम है। इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, ये पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जहाँ पे वातापी के चालुक्य थे, उस वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली थी। ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये रथ मंदिर कितने हैं। इन रथ मंदिरों की कुल संख्या 7 है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे जो रथ मंदिर 500 से और 1200 ईस्वी के मध्य जो बने थे, आज भी वो यूं के यूं हैं महाबलीपुरम में। ठीक है दोस्तों, तो ये करंट का टॉपिक भी बन जाता है। महाबलीपुरम से बार बार प्रश्न पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के जो राष्ट्रपति थे, उनके बीच में जो मुलाकात हुई थी वो यहीं पे महाबलीपुरम में ही हुई थी और रथ मंदिरों के बीच हुई थी, जो जिनकी संख्या 7 है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पल्लवों ने करवाया था। इसी के समय जो ह्वेनसांग चीनी यात्री था, वो कांचीपुरम आया था। किसके समय? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ही। ऐसा प्रश्न भी बार बार पूछ लिया जाता है। अभी देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन द्वितीय दूसरा, इसने कांचीपुरम में कैलाश मंदिर, जिसे राजसिंह देश्वर का मंदिर भी बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर नाम याद रखेंगे या फिर राजसिंह देश्वर का नाम याद रखेंगे? तो कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, तो राजधानी में उन्होंने एक कैलाश मंदिर या फिर राजसिंह देश्वर, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। दोनों ये नाम याद रखने हैं, कौन सा मंदिर, कैलाश मंदिर या फिर राजसिंह देश्वर का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। जो द्रविड़ स्थापत्य कला, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो स्थापत्य कला की 3 प्रकार की शैलियाँ थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें एक द्रविड़ शैली थी, एक बेसर शैली थी और एक नागर शैली थी। जो नागर शैली स्थापत्य कला के अंतर्गत जो मंदिर या फिर जो भवनों के निर्माण होते थे वो उत्तर भारत में होते थे, और जो द्रविड़ स्थापत्य से संबंधित जो मंदिरों के निर्माण होते थे वो दक्षिण भारत में होते थे। और इन दोनों के बीच में जो एक शैली पनपी, उसको बेसर शैली कहते हैं। मैं ये एक वीडियो आपको अलग से करवाऊंगा स्थापत्य कला से संबंधित कि कौन कौन सी स्थापत्य कलाएं थी। लेकिन जो ये द्रविड़ स्थापत्य कला का जो प्रारंभ हुआ था वो कौन से मंदिर से हुआ था? वो कैलाश मंदिर से हुआ था, जिसका निर्माण नरसिंह द्वितीय ने करवाया था। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी का नाम रखेंगे याद, इसके ही दरबार में रहते थे। दरबार में कौन रहते थे, कहाँ रहते थे दोस्तों? इससे भी बहुत प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
तो 10 कुमार चरित ये इनकी एक रचना थी। इसके एक लेखक थे दंडी, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। इस प्रकार आप हमेशा इसको याद कर लेंगे। अब आ गया दोस्तों वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य या फिर इसको बादामी के चालुक्य भी बोलते हैं। बादामी, ठीक है, बादामी कर्नाटक में एक जगह है, वातापी भी कर्नाटक में है दोस्तों। तो इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक जयसिंह थे, हमेशा याद रख लेंगे। इसकी राजधानी वातापी या बादामी, ठीक है दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसके साथ पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का एक युद्ध हुआ था। तो आप अगर पीछे वाले वीडियो देखोगे तो उस चीज़ को यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही सरल और सिंपल हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके संबंध में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। एक अभिलेख था ऐहोल, जिसकी रचना रवि कीर्ति द्वारा की गई। जो रवि कीर्ति द्वारा रचित है ऐहोल अभिलेख, उसकी जानकारी, किसकी जानकारी? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कि वो सबसे प्रतापी शासक था, वो ऐहोल अभिलेख से मिलती है उसकी जानकारी, और जो रवि कीर्ति द्वारा रचित था। अगली स्लाइड में देखेंगे दोस्तों, ऐहोल अभिलेख से ही पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के बीच के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इसमें कितने प्रकार के फैक्ट आ गए, कितने प्रकार के फैक्ट आ गए। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर आपको बताता हूँ कि आप अपनी एक नोटबुक या फिर डायरी में मेरे जो ये बिंदु हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये आप नोट करेंगे या फिर मेरे वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको स्वतः ही वो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय के समय ही वेंगी चालुक्यों की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो जो वातापी के जो चालुक्य थे, और उसमें सबसे मुख्य रूप से जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उनके समय वेंगी के चालुक्यों की रचना हो गई थी या फिर स्थापना हो गई थी। रचना नहीं बोल सकते, स्थापना बोलना बहुत सही रहेगा। तो उनकी स्थापना हुई थी। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वेंगी के चालुक्यों की रचना निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और हम उसमें पजल हो जाएंगे क्योंकि हमें सही से पता नहीं होगा। तो इसके जो अंतिम शासक थे, वातापी के जो चालुक्य थे या फिर बादामी के जो चालुक्य थे, इसके जो अंतिम शासक थे वो कीर्ति वर्मन द्वितीय थे। अंतिम और प्रथम संस्थापक, राजधानी, इनसे बहुत प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण तो रहेंगे ही, लेकिन इसके बाद फिर आप एक स्टेट बोर्ड या फिर आप एनसीईआरटी बुक्स अगर विस्तारित रूप से पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और जो भारत का जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ये जिसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स हैं दोस्तों, अगर इनको आप याद करेंगे तो। अभी अगली स्लाइड में देखते हैं वेंगी के चालुक्य। अब वेंगी के चालुक्य संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय के भाई थे। पुलकेशिन द्वितीय का भाई था विष्णुवर्धन, जो वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक था। इनकी राजधानी वेंगी, जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ये थी। कृष्णा गोदावरी नदियों के मध्य के भाग पर इनका शासन था। जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का जो भाग पड़ता है, उन पर ये जो वेंगी के चालुक्य थे, इनका शासन था। तो इस प्रकार हमेशा याद रख लेंगे, जो पुलकेशिन द्वितीय के समय ही वेंगी के चालुक्यों की स्थापना हुई थी, और उनके ही भाई, जो पुलकेशिन द्वितीय के भाई, इस वंश के संस्थापक थे, जो विष्णुवर्धन थे, जिनका नाम विष्णुवर्धन था। इनकी राजधानी वेंगी थी, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में पड़ती है। जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो मध्य का भाग था, उस पर ये शासन करते थे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ रोमांचक तथ्यों या प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।